Hello everyone and welcome back to the No Nonsense Education Platform all the way from नागपुर महाराष्ट्र। मित्रों, आपके सीए इंटरमीडिएट में आपको पेपर नंबर 6 भी है जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जनवरी 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हमने रिवीजन वीडियोस आपके लिए बनाना शुरू किए हैं, रिकॉर्ड करना शुरू किए हैं। ये सारे रिवीजन वीडियोस फ्रेशली रिकॉर्डेड है, न्यू रिकॉर्डिंग है एंड दे आर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल फॉर जनवरी 2026 एग्जामिनेशन। हम लोगों का रिवीजन में चैप्टर नंबर 3 शुरू है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं आपका टॉपिक नंबर 3.3। ठीक है, टॉपिक नंबर 3.3 विच इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। ये टॉपिक आपको ICAI के मॉड्यूल में पेज नंबर 3.8 से लेकर 3.17 तक मिलेगा। आप कौन सा मॉड्यूल रेफर करोगे? जुलाई 2024 वाला एडिशन। चलो अब इसका मैं आपको ब्लूप्रिंट बता देता हूँ। हम लोग पहले ब्लूप्रिंट पढ़ेंगे, फिर डिटेल में हम लोग रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और रिटेन करेंगे। इसे मैं कहता हूँ RUR स्ट्रैटेजी, रीड, अंडरस्टैंड एंड रिटेन। ये आपको करना ही पड़ेगा। अब रीड आप कैसे करोगे, उसको अंडरस्टैंड कैसे करोगे, रिटेन कैसे करोगे, वो आप खुद डिसाइड करो, लेकिन ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। जब हम थियरी की बात करते हैं, थियरी को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और उसमें के कंप्लीट सेंटेंसेस आपको रट्टा नहीं मारने। आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ में से कोर पॉइंट्स क्या है उनको रिटेन करो। कोर पॉइंट्स को जब आप रिटेन करोगे तब आपकी मेमोरी एनहांस होगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे, और जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली आंसर करने की कैपेबिलिटी आपके पास आएगी, क्योंकि आपकी मेमोरी में वो सारे के सारे कोर पॉइंट्स स्टोर आपने कर लिए हैं। इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं रीड, अंडरस्टैंड एंड रिटेन वाली स्ट्रैटेजी। इसी मेथडोलॉजी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये फॉर्मेट आपके लिए रेडी किया है फॉर रिवीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। उसमें 3 सब टॉपिक्स है। पहला असेसिंग करंट परफॉर्मेंस, दूसरा सब्जेक्टिविटी इन असेसिंग परफॉर्मेंस एंड तीसरा की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। इसमें कुल मिलाकर 5 सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहला अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट पोजीशन, दूसरा इंडस्ट्री ग्रुपिंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग मार्केट यानी मार्केट की डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा सब टॉपिक हमारे पास आता है इज मार्केट सेम फॉर ऑल बिजनेसेस, यानी मार्केट जितने भी दुनिया में बिजनेसेस है, क्या हम ये कह सकते हैं कि सबका मार्केट एक ही है या उसमें कोई सेगमेंटेशन है, क्लासिफिकेशन है, डिफरेंशिएशन है? इस बात को हम समझेंगे। सब टॉपिक नंबर 5 में हम देखेंगे एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। तो अगर आपको किसी इंडस्ट्री का या किसी मार्केट का एनालिसिस करना है, उसे समझना है, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड आती है, एक टूल आता है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग है, इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन, इस मेथड का इंट्रोडक्शन, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। देन स्ट्रेटेजिक ग्रुप के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। पहला पॉइंट डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप, दूसरा पॉइंट बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी अमॉन्ग फर्म्स, तीसरा पॉइंट सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप इन एन इंडस्ट्री, चौथा पॉइंट मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स इन एन इंडस्ट्री। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप। तो ये 4 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं जब भी आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप बनाना है। तब सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे? आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप, assign firms to strategic groups and draw circles for strategic groups. Then हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग, यानी हमने इन 3 पॉइंट्स में जितनी भी बातें पढ़ी उसको हम इस कंप्लीट थियरी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और तब जाके आपको स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का एंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। जिन भी बच्चों ने इस एग्जाम्पल को स्किप किया या फिर इस थियरी को स्किप किया, तो उन्हें स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में दिस प्लस दिस,
ये दोनों जब आप एक साथ पढ़ोगे तभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आने वाला है। फिर तीसरा टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में कस्टमर्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। जो भी बिजनेसेस है उसे अपने कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनकी समझ होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, एनालाइजिंग कस्टमर ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पॉइंट नंबर 3, कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। अब मैं हमेशा, आपने देखा होगा, जो भी बच्चे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इनसे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक बात ध्यान में आई होगी कि मैंने हमेशा आपके लिए एक इंडेक्स रेडी रखा है। ये इंडेक्स जो है ये मेरा माइंड मैप है। ये किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए एक मैप होता है। जब ये मैं मैप पढ़ता हूँ तो मेरे दिमाग में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का आउटलाइन मैपिंग रेडी होता है और मुझे कॉन्सेप्ट याद रखने में आसानी होती है। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे जिस तरीके से चीज़ें याद रहती है, मैंने अपने लिए ये मेथड डेवलप की है, फाइनलाइज की है, रिफाइन की है। अगर आपको ये मेथड सही लगती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आपको अपने हिसाब से अपनी रिवीजन मेथड्स को डेवलप करना पड़ेगा। पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डायग्राम्स, बहुत ज़्यादा कलरफुल, ये सारी चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्शन लगती है। मुझे सिंपल चाहिए भाई साहब, मेरे सामने पेपर हो, मेरे सामने क्लियर कट मैपिंग हो, एक टॉपिक में कौन से सब पॉइंट्स हैं मुझे वो चाहिए, और जब मैं डिटेल बुक पढ़ूंगा तो मुझे एकदम सॉर्टेड एंड ऑर्गेनाइज तरीके से सब कुछ चाहिए, पॉइंट वाइज तरीके से। पैराग्राफ्स में मुझे समझ में नहीं आती चीज़ें, तो उस हिसाब से मैंने एक स्टूडेंट के हिसाब से, एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से इस बुक को रिफाइन किया है। एंटायर मटेरियल इज टेकन फ्रॉम ICAI मॉड्यूल, बट उसको मैंने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, साफ सफाई करके रिफाइन किया है। कस्टमर्स के बारे में हमें ये 3 बातें पढ़नी है। चौथे टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। सबसे पहला मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, यानी मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों इसमें इंक्लूड हो जाएगा। देन पॉइंट नंबर 2 में हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। उसमें कुछ की क्वेश्चंस रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम लोग रिवीजन करेंगे। तीसरे पॉइंट में हम रिवाइज करेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। पॉइंट नंबर ए में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, एंड पॉइंट नंबर बी में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्लासिफिकेशन मतलब अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को रखना, और डिफरेंशिएशन मतलब एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स में डिफरेंशिएशन निर्माण करना। जैसे हम शैम्पू की अगर बात करें तो शैम्पू एक प्रोडक्ट है, उसमें अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं, जैसे पैंटीन हो गया, हेड एंड शोल्डर्स हो गया, तो ये क्या हो गया आपका डिफरेंशिएशन। सारी कंपनी शैम्पू बेच रही है, सारी कंपनी साबुन बेच रही है, सारी कंपनीज हैंड वॉश बेच रही है, लेकिन उसमें ब्रांडिंग का और कुछ फीचर्स का डिफरेंशिएशन आपको एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग कैंपेन्स के थ्रू बताते हैं। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इनको हम समझेंगे। देन चौथे पॉइंट में हम पढ़ेंगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट या सर्विसेज मार्केट में ला रहे हो तो उसका प्राइसिंग आप किस तरीके से डिसाइड करोगे, उसके बारे में जानकारी। पांचवें पॉइंट में हम पढ़ेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अब यहाँ पर जो लिस्ट दी है ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इन टॉपिक्स को छोड़ नहीं सकते। तो इसमें हम देखेंगे सोशल मार्केटिंग, इसमें बेसिकली हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर आपको अगर सोशल मार्केटिंग दिया है तो इसका सिर्फ मीनिंग हमें समझना है। तो हर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का केवल और केवल मीनिंग हमें यहाँ पर पढ़ना है। सोशल मार्केटिंग हम पढ़ेंगे मीनिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, एनलाइटन मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग एंड डी मार्केटिंग। इतने सारे अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है डिमांड एंड सप्लाई के गेम के ऊपर, वो आपको जानकारी इसी पैराग्राफ्स में इसके मीनिंग में ही मिल जाएगी। फिर पांचवा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं चैनल्स के बारे में। ये चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, यानी जहां पे प्रोडक्ट या सर्विसेज मैन्युफैक्चर होती है वहां से फाइनल कस्टमर या कंज्यूमर तक आप जो पहुंचाते हो, ये जो आपका रास्ता होता है इसे कहा जाता है चैनल। इस चैनल में आपके कमीशन एजेंट्स आ गए, इस चैनल में आपके वेंडर्स आ गए, इस चैनल में आपके होलसेलर्स आ गए, रिटेलर्स आ गए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए, डिलीवरी चैनल्स आ गए, कुरियर वाले आ गए, सब कुछ। यानी जो
पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक मटेरियल को यानी फाइनल प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, वो सारे के सारे इस चैनल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल्स, उसमें पॉइंट नंबर ए मीनिंग ऑफ चैनल्स एंड पॉइंट नंबर बी एग्जाम्पल ऑफ चैनल्स। दूसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चैनल्स। 3 प्रकार के चैनल आपको ब्रॉडली किसी भी बिजनेस सिनारियो में मिलने वाले हैं। कौन से प्रोडक्ट चैनल्स है वो? पॉइंट नंबर ए द सेल्स चैनल, पॉइंट नंबर बी द प्रोडक्ट चैनल, पॉइंट नंबर सी द सर्विस चैनल, एंड लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल एनालिसिस। तो कुल मिलाकर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स में हमें 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, दूसरा इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, तीसरा कस्टमर्स, चौथा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एंड 5वां टॉपिक हमें पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में। ठीक है, चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे नोट्स में, हमारे बुक में, जहाँ से हम हर एक वर्ड को सही तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और एग्जाम के लिए रिटेन करेंगे। तो देखो भाई साहब, टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं असेसिंग करंट परफॉर्मेंस, यानी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का करंट परफॉर्मेंस के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें एनालिसिस करनी है उसके बारे में जानकारी। An important aspect of internal analysis is assessing the current performance of the business। हमारे बिजनेस का करंट सिनेरियो क्या है, करंट स्टेटस क्या है, करंट परफॉर्मेंस क्या है, वो हमें पता होना चाहिए जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट का इंटरनल एनालिसिस करते हैं तब। एंड in assessing current performance, the strategic drivers consider what differentiates an organization from its competitors। जब आप इंटरनल एनालिसिस कंडक्ट करोगे खुद के बिजनेस के परफॉर्मेंस का, तब आपको क्या बात पता चलेगी कि मार्केट में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे हमारे बिजनेस में क्या क्या अलग चीज़ है, यानी हमारा बिजनेस उनके बिजनेस से अलग कैसे है, हम मार्केट में अपने बिजनेस की आइडेंटिटी डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल एनालिसिस इज assessing the current performance of the business, and in assessing current performance, the strategic drivers consider what differentiates an organization from its competitors। It involves analysis of, यानी internal analysis जब हम करते हैं strategic drivers का, तो करंट परफॉर्मेंस का, तो हम कौन से पैरामीटर्स का एनालिसिस करते हैं वो बात अभी आप इन पॉइंट्स में पढ़ने वाले हो। द एनालिसिस इन्वॉल्व्स द की मार्केट्स इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स एज वेल एज इट्स की कस्टमर्स। तो हमें सबसे पहले एनालिसिस क्या करना है, हम कौन से मार्केट को सर्व करते हैं, हमारे कस्टमर्स कौन है। द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इट प्रोवाइड्स, हमारे बिजनेस प्रोडक्ट या सर्विसेज कौन से नेचर के, कौन से कैटेगरी के प्रोवाइड करते हैं। देन द चैनल्स इन विच द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड कंज्यूमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए हम कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमारे पास ऐसी कौन सी कैपेबिलिटी है जो मार्केट में किसी भी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इंटरलिंक्ड सच एज मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड चैनल्स एंड की कस्टमर्स इन ईच चैनल। तो जब आप करंट परफॉर्मेंस का असेसमेंट करोगे तो आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स पता चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर कंपटीशन इन द मार्केट। पॉइंट नंबर 2 subjectivity in assessing performance, there can be varied ways to assess the current performance of a business and it is highly subjective based on the management metrics and ways of doing business। अब देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई साहब देखो, जब हम परफॉर्मेंस का एनालिसिस करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग मॉडल्स अवेलेबल है जिसका यूज करके हम परफॉर्मेंस एनालिसिस या परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर कि वो कौन से मैट्रिक्स और कौन से तरीके चुनते हैं टू असेस द परफॉर्मेंस, और इस मैनेजमेंट के डिसीजन को कहा जाता है सब्जेक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करेगा सब्जेक्टिवली कि उन्हें किस तरीके का आउटपुट चाहिए, उन्हें कौन से इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन से डेटा के बारे में ज़्यादा रिफाइंड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस हिसाब से सब्जेक्टिव तरीके से वो लोग आगे बढ़ेंगे।
It can either be profit driven, purpose driven or any other metrics that the management seems to fit in. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है या आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है। तो सब्जेक्टिवली आपको अलग अलग तरीकों में से आपके लिए जो सुटेबल तरीका है फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट उसको चूज करके फिर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इन जनरल की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड चैनल्स। तो सारे के सारे डेटा में से ये चार जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। और इन की स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें अपने करंट परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी यानी इनसाइट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है हमारा स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, ये इन 4 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। इनको आप एकदम रट्टा मार लो। कौन से है की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स? इंडस्ट्री एंड मार्केट्स, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड चैनल्स। अब आप देखोगे कि ये 4 जो बातें हैं यही हमारे सीरियल नंबर 2 से लेकर सीरियल नंबर 5 तक का सब्जेक्ट मैटर है। ये पहला वाला जो पोर्शन था इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स था। टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक नंबर 3.3 में। उसमें से पहला वाला जो सीरियल नंबर था वो हमारा इंट्रोडक्शन पर्पस था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन का रिवीजन पूरा का पूरा करा दिया है। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 2, 3, 4, 5, तो इसका मतलब ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है, ये हमारा टॉपिक नंबर 3 है, ये हमारा टॉपिक नंबर 4 है और ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। और यही चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री एंड मार्केट्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। नंबर 1, understanding industry and market position. In terms of the internal environment, it is very important for an organization to understand its relative position in the industry and in the market in which operates. यानी पहले तो भाई साहब आप अपनी जगह क्या है वो डिसाइड कर लो। आप स्मॉल प्लेयर हो, मीडियम प्लेयर हो या आप एकदम तगड़े प्लेयर हो अपने मार्केट में, ये आपको जानना है। There are many ways to do this, but this require analysis and understanding of the environment. अब environment यानी business environment में आपके 2 broad classification होते हैं, internal and external. तो अगर आपको खुद की market position जाननी है, खुद की industry position जाननी है, तो आपको complete analysis करना पड़ेगा। Then industry grouping. Similar companies are grouped together into industries. अब सिमिलर कंपनीज यानी कौन सी? जो कंपनी कार बनाती है तो पैसेंजर व्हीकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आ गया। जो कंपनी ट्रक्स बनाती है वो हेवी व्हीकल्स में आ गई। जो कंपनी बसेस बनाती है वो हेवी व्हीकल्स में आ गई यानी ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स में आ गई। ठीक है, अब जो कंपनीज सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाती है, कोका कोला, स्प्राइट, 7 अप, मिरिंडा, माजा, ये सब एक चीज़ में आ गए। तो आप क्या करोगे? ये सारी सिमिलर कंपनीज का एक ग्रुप बनाओगे और उस ग्रुप ऑफ कंपनीज का एनालिसिस करोगे। ठीक है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्री ग्रुपिंग। Similar companies are grouped together into industries. Basically, industry grouping is based on the primary product that a company makes or sells. तो आप grouping कौन से बेसिस पर करोगे? प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है कंपनी का वो आइडेंटिफाई करोगे और उस हिसाब से इंडस्ट्री में कौन से कंपनीज वो प्राइमरी प्रोडक्ट बेचती है या सर्विस बेचती है उनका एक ग्रुप बनाओगे और फिर उस ग्रुप में इंडिविजुअल कंपनीज के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करोगे, उनके डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स आइडेंटिफाई करोगे, उनका परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करोगे और ऐसे कर करके अगर आपके इंडस्ट्री में 10 प्लेयर्स है तो उन 10 प्लेयर्स का डेटा आप जनरेट करोगे और उनको इंडस्ट्री ग्रुपिंग यानी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग की मदद से आप चार्टिंग करोगे, ग्राफ्स बनाओगे, एनालिसिस करोगे। तो ये सारी बातें इंडस्ट्री ग्रुपिंग में आपकी आती है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। Maruti, Mahindra, Tata Motors, TVS, Bajaj Auto are all selling automotives as their primary product and thus categorized into automotive industry. दूसरा एग्जाम्पल, सिमिलरली Zara, H&M, Marks and Spencer, Pantaloons, Westside, Uniqlo are all selling apparels and accessories for the youth and thus categorized under apparels industry. तो बेसिकली आपको क्या करना है? प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो और उनका ग्रुपिंग निर्माण करो और फिर धीरे धीरे जितने भी पैरामीटर्स है उनके ये इंडस्ट्री एंड मार्केट, कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विस एंड चैनल्स, इनके बारे में डेटा जनरेट करो और उनका एनालिसिस कंडक्ट करो।
तीसरा पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग मार्केट। अब मार्केट की डेफिनेशन देखो, मार्केट की डेफिनेशन को मैंने, पैराग्राफ था इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, मैंने उसको 1 2 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। अ मार्केट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। मार्केट मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। अगर हम भारत की बात करेंगे, अगर हम भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम क्या देखेंगे भाई साहब? भारत की टेरिटरी क्या है वो पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, और भारत की टेरिटरी में एसयूवी मैन्युफैक्चरर्स में कितने बायर्स है, कितने सेलर्स है, हम उनके बारे में बात करेंगे, और ये हमारा एक मार्केट हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे? प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखोगे तो अलग अलग बैंक्स है, नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक्स है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, तो अलग अलग तरीके का है। आपको क्या करना है? प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है, उसमें बायर्स एंड सेलर्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं मार्केट। A market is defined as the sum total of all buyers and sellers in the area or region under consideration. The value, cost and price, तीन पैरामीटर्स होते हैं। द वैल्यू, कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ आइटम्स ट्रेडेड आर एज पर फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द मार्केट। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू, उसकी कॉस्ट एंड उसका प्राइसिंग, ये डिपेंड कहाँ पे, किसके ऊपर करेगा? डिमांड एंड सप्लाई के किस प्रकार के फोर्सेस है, किस तरीके का नेचर है, उसके ऊपर ये तीन पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं। द मार्केट में बी, अब मार्केट जो है वो आपका फिजिकल एंटिटी हो सकता है, यानी फिजिकल स्पेस हो सकता है। जैसे आपका कोई, जैसे नागपुर में कॉटन मार्केट है, वहाँ पे आपको फल, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें मिलेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेनली उसके लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही आपका कोई, जो हमारे अभी मॉल्स होते हैं, तो मॉल में अलग अलग शॉप्स होते हैं, तो वो हमारा फिजिकल एंटिटी हो गया। या फिर अ वर्चुअल स्पेस लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशंस। इट मे फर्दर बी लोकल, global, depending on which all countries the business sells its product in। तो प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सम टोटल ऑफ क्या क्या चीज़ है भाई साहब? बायर एंड सेलर, ठीक है। देन वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस, ये पॉइंट नंबर 1 में डेफिनेशन में हमें याद रखना है। मार्केट फिजिकल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है, और मार्केट लोकल भी हो सकता है या ग्लोबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफिकल स्प्रेड। ये मार्केट के बारे में हमने बेसिक जानकारी डेफिनेशन से हासिल कर ली। देन पॉइंट नंबर 4 इज मार्केट द सेम फॉर ऑल बिजनेसेस। क्या सारे बिजनेसेस के लिए मार्केट यानी डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, या फिर बायर्स एंड सेलर्स, वैल्यू, कॉस्ट, प्राइस, फिजिकल वर्चुअल स्पेस, या फिर जियोग्राफिकल स्पेस स्प्रेड एक ही होता है क्या? नहीं भाई साहब, हर एक बिजनेस के लिए अपना स्पेसिफिक मार्केट होगा। वही बात हमें पॉइंट नंबर, ये इन 2 पॉइंट्स में सीखनी है कि हर एक बिजनेस का अपना स्पेसिफिक मार्केट होता है, वो एक मार्केट दूसरे मार्केट से अलग होता है। Market refers to all buyers and sellers of a particular product or service, and so it would be incorrect to say that market is same for all businesses। यानी मार्केट सारे बिजनेसेस के लिए सेम नहीं होता है। Each business has its own set of customers, that is market, and more so, each product within a business has its own market. Example, for a FMCG brand selling shampoos, dairy products, flours, washing powder, etc., ईच प्रोडक्ट लाइन हैव अ सेपरेट मार्केट। यानी शैम्पू का अलग मार्केट है, डेयरी प्रोडक्ट्स का अलग मार्केट है, फ्लावर्स यानी जो हमारा आटा होता है अलग अलग प्रकार का, उसका अलग मार्केट है, वॉशिंग पाउडर का अलग मार्केट है। ईच प्रोडक्ट लाइन विल हैव अ सेपरेट मार्केट टू केटर टू, एंड देयरफॉर बिल्ड स्ट्रैटेजीज स्पेसिफिक टू द मार्केट ऑफ कंसर्न। तो आप जिस मार्केट में जिस नेचर का प्रोडक्ट बेचते हो, अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करो और फिर उस हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेटेजीज बना के उस मार्केट में खुद की ग्रोथ को एंश्योर करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जवाब मिल गया, इज मार्केट सेम फॉर ऑल बिजनेसेस? नहीं भाई साहब, मार्केट डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर और कस्टमर्स के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, फिजिकल स्पेस या वर्चुअल स्पेस के ऊपर, या फिर लोकल या ग्लोबल प्रेजेंस के ऊपर। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है मार्केट का। पॉइंट नंबर 5, एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट्स। अब यहाँ पर जब भी हमें इंडस्ट्री या मार्केट का एनालिसिस कंडक्ट करना है तो हमारे पास एक मेथड है,
एक टूल है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको स्टार मार्क कर लेना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते, ये आपको 100% कवर करना ही है। ठीक है, पॉइंट नंबर ए, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, उसका इंट्रोडक्शन देखो। इंडस्ट्री एंड मार्केट एनालिसिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई वंस पोजिशन एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स हु कैन बी ऑफ इक्वल साइज एंड वैल्यू और बिगर इन साइज एंड वैल्यू और इवन स्मॉलर एंड न्यूअर। तो भाई साहब देखो, इनका कहना क्या है, मार्केट में अलग अलग प्रकार के प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल बिजनेस हो सकता है, मीडियम बिजनेस हो सकता है, या फिर एमएनसी वाला बिजनेस भी हो सकता है। अब इन सब का एनालिसिस करने के लिए अ टूल इज यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। अब ये इतना ज़्यादा स्कैटर्ड डेटा है, इस स्कैटर्ड डेटा को अलग अलग पैरामीटर्स को हम अगर वैसे पढ़ेंगे इंडिविजुअली तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये जो हमारा इंडस्ट्री एंड मार्केट है, इसका जो स्कैटर्ड डेटा है, इस स्कैटर्ड डेटा को हम अगर रिफाइन करते हैं, ठीक है, प्रॉपर ग्राफ में इसको प्लॉटिंग करते हैं और कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाते हैं, तो हमें इंडस्ट्री एंड मार्केट के बारे में इंसाइट मिलेगी। स्ट्रेटेजी क्या स्ट्रेटेजी काम करती है, कहाँ पे हम प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें हमें धीरे धीरे ध्यान में आएगी। लेकिन उसके लिए हमें पेशेंट रह के, पेशेंस रख के एनालिसिस कंडक्ट करना पड़ेगा। तो आ जाओ, अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप किस तरीके से तैयार किया जाता है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप के बारे में सबसे पहले तो डेफिनेशन देख लो आप। अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज राइवल फर्म्स यानी सिमिलर प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचने वाली फर्म्स विच हैव सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोचेस एंड पोजिशंस इन द मार्केट। पॉइंट नंबर 2, बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी अमॉन्ग फर्म्स। अब यहां पे हमने क्या कहा है, सिमिलर राइवल फर्म्स एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में इंक्लूड की जाती है। अब सिमिलैरिटी यानी उनका कौन से पॉइंट में सिमिलैरिटी होती है वो बात। Basis of similarity among firms. Companies in the same strategic group can resemble one another in any of the several ways. They may have comparable product line bread, जैसे शैम्पू है तो शैम्पू बनाने वाली बहुत सारी कंपनी है, अलग अलग प्रकार के शैम्पू है, लेकिन प्रोडक्ट तो शैम्पू ही है ना, कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई प्रोडक्ट तो नहीं है। तो भाई साहब कंपेरेबल प्रोडक्ट हो सकता है आपका। सेल इन द सेम प्राइस और क्वालिटी रेंज। अब 100 रुपए में बहुत सारे शैम्पूज मिलते हैं, सैशेज में भी 1 रुपए के सैशे में भी बहुत सारे शैम्पूज मिलते हैं, ब्रांड्स अलग है, कंपनी अलग है। तो भाई साहब आपकी प्राइस एंड क्वालिटी के ऊपर भी सिमिलरिटी हो सकती है। एम्फसाइज द सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब आप देखोगे कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो डिलीवरी कंपनीज होती है, वही कंपनी प्रॉक्टर एंड पीएनजी भी यूज़ करती है, वही कंपनी वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पतंजलि भी यूज़ करती है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत सारे अलग अलग लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ essentially the same product attributes to appeal to similar types of buyers, depend on identical technological approaches और offer buyers similar services and technical assistance। तो ये कॉमन पॉइंट्स है जो आपको राइवल फर्म्स में एक जैसे दिख सकते हैं, ठीक है भाई साहब। बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स यहाँ पर है। दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये आपको बस जानकारी देने के लिए एक सजेस्टिव लिस्ट है। देन तीसरा, अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप एक इंडस्ट्री में एक भी हो सकता है, यानी सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी हो सकता है और मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा ग्रुपिंग भी हो सकता है। Single strategic group in an industry. An industry contains only one strategic group when all sellers pursue essentially identical strategies and have comparable market positions. अब ये सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप में मैं आपको एकदम बेसिक एग्जांपल देना चाहता हूँ, कोई हाईफाई एग्जांपल नहीं, जो चीज़ें हमने देखी है। आप अपने घर से बाहर निकलते हो, हर एक शहर में अपनी एक चौपाटी होती है। जैसे मैं नागपुर की अगर बात करूं तो आप बाहर निकलोगे शाम के समय में, आप कहीं पे स्पेसिफिक रोड पे अगर जाते हो तो वहाँ आपको लाइन से ठेले लगे हुए मिलेंगे, सब लोग पानी पूरी, रगड़ा पैटीज, दाबेली बेचते हैं। सिमिलर प्रोडक्ट, पाव भाजी पुलाव, सिमिलर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है, बस वो अलग अलग ठेला है, इंडिविजुअल ओनर है और उस हिसाब से वो लोग जाएंगे। तो ऐसे प्रकार के फूड इंडस्ट्री में आपको सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप मिलने वाला है।
अब हम बात करते हैं मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप इन एन इंडस्ट्री. एट द अदर एक्सट्रीम देयर आर as many strategic groups as there are competitors when each rival pursues a distinctively different competitive approach and occupies substantially different competitive position in the market. अब भाई साहब उस सेम फूड प्रोडक्ट में अगर आप वेरिएशन देते हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन जाएंगे. अगर क्लासिकल ट्रेडिशनल रेसिपीज आप बेच रहे हो तो सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनेगा, लेकिन अगर आप फ्यूजन फूड बेच रहे हो तो मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन जाएगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो किसी भी इंडस्ट्री में दो प्रकार के सिनेरियोज आपको मिलने वाले हैं. तीसरा पॉइंट, अब ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप को बनाते कैसे हैं, डेटा एक जगह पर लेके कैसे आते हैं, उसके बारे में जानकारी. Procedure for constructing strategic group map. The procedure for constructing a strategic group map and deciding which firm belongs in which strategic group is straightforward. Straightforward यानी सिंपल प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. पहले स्टेप में क्या करोगे, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप. ये आपका मैप है, ये आपके दो वेरिएबल्स है, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ठीक है, प्लॉट कॉम्पिटिटर्स इन 2 वेरिएबल मैप. आपकी आंखों के सामने पहले मैं रफ इमेज तैयार कर देता हूं, फिर हम उसको डिटेल में रिवाइज करेंगे. असाइन फर्म्स टू स्ट्रेटेजिक ग्रुप. यहां पर हमने क्या किया, पहले तो ये मैपिंग कर लिया, फिर हमने अलग अलग फर्म्स को स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग में मैपिंग कर दिया, अलॉटमेंट किया. फिर ड्रॉ सर्कल्स फॉर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स. तो ये ABC हमने क्या किया, अलॉटमेंट कर दिया. अब उसके ऊपर हम सर्कल बनाएंगे. ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है भाई साहब आपके रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो PQR, तो PQR कहां पर है, मैनी की तरफ जा रहा है, यानी PQR जो कंपनी है उसके पास बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है. प्लस ये बड़ा सर्कल रिप्रेजेंट करता है रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स. तो इसके पास प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये आगे की तरफ है, और जितना बड़ा सर्कल है इसका, तो बेसिकली ये मीडियम, इसका रेप्यूटेशन जो है वो डिसेंट है, बहुत ज्यादा हाइपर रेप्यूटेशन नहीं है, डिसेंट रेप्यूटेशन है. तो इस तरीके से आपको इन 4 स्टेप्स में स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप रेडी करना है. तो आ जाओ भाई साहब, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट फर्म्स इन इंडस्ट्री. टिपिकल वेरिएबल्स आर. अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप इन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करो, इनके बारे में डेटा गैदर करो. सबसे पहले प्राइस और क्वालिटी रेंज. तो आप क्या देखोगे भाई साहब, कौन राइवल है, क्या प्रोडक्ट है, प्राइस क्या है, हाई है, मीडियम है, लो है, आइडेंटिफाई कर लो, मार्किंग करके रख दो. जियोग्राफिक कवरेज, लोकल, रीजनल, नेशनल, ग्लोबल. डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, नन, पार्शल, फुल. प्रोडक्ट लाइन ब्रेड्थ, वाइड, नैरो. यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, एक चैनल का यूज करता है, सम चैनल्स का यूज करता है, या सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज किया जाता है. देन डिग्री ऑफ सर्विस ऑफर्ड, नो फ्रिल्स यानी कोई भी नहीं, बस सेल के ऊपर ध्यान है, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं है. लिमिटेड सर्विस या फिर फुल कस्टमर सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है. तो ये कुछ पैरामीटर्स है अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में. इनके बारे में सारा डेटा एक जगह पर लेके आओ और प्रॉपर उनका सेगमेंटेशन करो, कलर कॉम्बिनेशन बना के मार्किंग करके रखो, और फिर आप उसको रिफाइन करोगे आगे की स्टेप्स में. देन प्लॉट फर्म्स ऑन अ 2 वेरिएबल मैप. Plot the firms on a 2 variable map using pairs of these differentiating characteristics. Assign firms to strategic groups. Assign firms that fall in about the same strategy space to the same strategic group. Then last step is draw circles for strategic groups. Draw circles around each strategic group, making the circles proportional to the size of group's respective share of total industry sales revenues. तो बेसिकली ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करती है आपकी सिंगल स्ट्रेटेजिक ग्रुप को. ठीक है, अगर आपने 3 डायग्राम बनाई तो हम उसे क्या कहेंगे, एक ही इंडस्ट्री में अगर आप 3 डायग्राम बनाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स. तो यहाँ पर ब्रॉडली आपको पूरा का पूरा
मेथडोलॉजी दिया है पॉइंट नंबर ABCD, इसको आप रट्टा मारोगे, ठीक है, एज इट इज, एक भी वर्ड इधर का उधर नहीं होना चाहिए, कोशिश करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इतना पूरा का पूरा आंसर लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे, आपको ये चारों स्टेप्स एकदम सही तरीके से लिखनी है अगर इसके ऊपर सवाल आता है। देन अब इसको हम अप्लाई करते हैं। केवल थियरी पढ़ने से तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 50-50 हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन सही तरीके से पढ़ते हैं। तो एक बार आप देख लो भाई साहब, ये है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें यहां पर फ्यू प्रोडक्ट्स है, यहां पर मेनी प्रोडक्ट्स है। तो अगर यहां से हम जितना आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब जो भी कंपनी इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितनी आगे प्लॉट की जाएगी, उसके पास उतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। और जो वर्टिकल एक्सिस है आपका, वो रिप्रेजेंट करता है रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स, रेप्यूटेशन यानी ब्रांड वैल्यू, ठीक है। तो ये दो आपके मैंने एक्सिस आपको बता दिए। यहां पर लो रेप्यूटेशन है, यहां पर हायर रेप्यूटेशन है। ये हो गए आपके राइवल्स के नाम। कितनी कंपनीज है पहले आप देख लो, ABC, DEF, GHI, PQR एंड XYZ, 1 2 3 4 5, 5 राइवल कंपनीज का स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप हम बना रहे हैं। और सर्कल क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिस्पेक्ट अमॉन्ग कंज्यूमर्स। तो जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, और जितना ऊपर प्लॉट किया जाएगा उतना ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। जितना फर्दर इस पॉइंट से जितना आगे कंपनी को प्लॉट किया जाएगा, उतने ज़्यादा प्रोडक्ट या सर्विसेज उनके पोर्टफोलियो में है। अब इस बेसिक एक्सप्लेनेशन को अपने दिमाग में फिक्स कर लो, अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी में इस डायग्राम को फिक्स कर लो। अब हम आते हैं अपना एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, companies considered. ABC, DEF, GHI, XYZ and PQR are companies operating in the same industry. Let us assume these all are companies selling लैपटॉप्स, ठीक है भाई साहब। प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्राइमरी प्रोडक्ट लैपटॉप है। कंपनीज कौन सी है, ABC, DEF, GHI, XYZ एंड PQR। 1 2 3 4 5, 5 कंपनीज हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और ये सारे के सारे प्राइमरी प्रोडक्ट है इनका लैपटॉप। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर B, एक्सेस ऑफ द मैपिंग चार्ट। ऑन द Y एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस इज द रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी, यानी ये जो हमारा Y एक्सिस है, दिस इज Y एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करता है रेप्यूटेशन को, ठीक है भाई साहब। दूसरा, ऑन द X एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल इज द रेंज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। यहां पर फ्यू प्रोडक्ट्स, यहां पर मेनी प्रोडक्ट्स। अब ये जो PQR नाम की कंपनी है, ये सबसे फर्दर है। इसका मतलब लैपटॉप्स के बहुत सारे वेरिएशंस इनके पास अवेलेबल है, यानी 8 GB रैम, 16 GB रैम, उसके जो फीचर्स होंगे, स्क्रीन साइज अलग, आपका टाइपिंग पैड अलग, अलग अलग फीचर्स, तो बहुत सारे अलग अलग लैपटॉप के रेंजेस इनके पास है। ये आपको बेसिक बात मैंने बता दी। तो आपकी कंपनीज हमने आइडेंटिफाई कर ली, और Y एंड X एक्सिस के बारे में जानकारी आपको बता दी। पॉइंट नंबर C, रिप्रेजेंटेशन इन द मैपिंग। द रेप्यूटेशन इज डिपिक्टेड थ्रू द साइज ऑफ द बबल ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विथ हाउ हाई इट इज ऑन द Y एक्सिस। तो अगर हमें रेप्यूटेशन का मैपिंग करना है तो हमें दो बातों के ऊपर ध्यान देना है। पहला, ये सबसे लो रेप्यूटेशन वाला पॉइंट है, इससे कितना ज़्यादा दूर यहाँ पर ऊपर जितना प्लॉट करेंगे हम, उस कंपनी की रेप्यूटेशन उतनी ज़्यादा है। यानी आप देखोगे तो ABC एंड GHI ये सिमिलर लाइन के ऊपर आपको दिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का रेप्यूटेशन अगर आप देखोगे फ्रॉम दिस पॉइंट तो आपको सिमिलर लग सकता है, लेकिन सर्कल किसका बड़ा है, GHI का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ABC भी रेप्यूटेड कंपनी है और GHI भी रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन जब हम ABC और GHI इन दोनों को एक साथ कंपेयर करेंगे तो GHI का सर्कल बड़ा है, यानी दोनों पैरामीटर्स में GHI
सबसे ज़्यादा रेप्यूटेड कंपनी है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें देखनी है, इस पॉइंट से कितना दूर आपने प्लॉट किया है और सर्कल कितना बड़ा है। इन दोनों कंडीशंस को जब आप सेटिस्फाई करोगे तब आपको रेप्यूटेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अगर वैसे देखोगे तो ABC एंड GHI सिमिलर लाइन पे आपको दिखते हैं, लेकिन सर्कल GHI का बड़ा है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि भाई साहब GHI इज मोर रेप्यूटेड देन ABC। The reputation is depicted through the size of the bubble of the company along with how high it is on the y-axis. On the x-axis, we can see how huge their product range is, whether they have few models or they have many models on offer for the consumers. अब देखो यहाँ पर जो DEF है ये कहाँ पर है, फ्यू में आता है। DEF के पास लिमिटेड नंबर ऑफ लैपटॉप्स के मॉडल्स है, XYZ के पास ज़्यादा है, PQR के पास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से। देन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मैपिंग। अब हमने ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक मैप रेडी किया है उसमें हमें क्या क्या चीजें हमने ऑब्जर्व की। A simple glance of the mapping chart shows us that even though ABC has few models, but it has great reputation in the market. अब ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ABC कहाँ पर आता है भाई साहब, एकदम कम प्रोडक्ट है, लेकिन इसका रेप्यूटेशन हाई है। ठीक है भाई साहब। Similarly, GHI has a good range of products and is the most reputed company in laptops. अब हम क्या करेंगे, GHI को ढूंढो। अब GHI के पास क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और इसका सर्कल भी बड़ा है और रेप्यूटेशन में ऊपर भी है, तो सबसे रेप्यूटेड कंपनी ये हो गई। Another view is that XYZ and GHI have the same number of models as both are on the same place on x-axis, but GHI has much greater reputation than XYZ as it has a bigger bubble and is higher on the y-axis. अब दो कंपनी कौन सी कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, XYZ एंड GHI। तो भाई साहब ये मेरी XYZ है और ये GHI है, तो ये सिमिलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इनके पास है, लेकिन XYZ की रेप्यूटेशन एकदम कम है, GHI का रेप्यूटेशन ज़्यादा है और सर्कल भी बड़ा है, तो दिस इज़ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में आपको करना क्या है, सिमिलर कंपनीज को पहले तो आइडेंटिफाई करो। ठीक है, उनके बारे में डेटा गैदर करो विथ रिस्पेक्ट टू दीज पैरामीटर्स, और फिर अपने हिसाब से अपने पैरामीटर्स डिसाइड करके स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग के इन दो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर उनका प्लॉटिंग करो। अब हमारा जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग था, हमने दो पैरामीटर्स, इन यहाँ पर बताए गए पैरामीटर्स में से केवल दो पैरामीटर्स को हमने आइडेंटिफाई किया। कौन सा, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेप्यूटेशन अमॉन्ग कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पर हम सेल भी रख सकते थे, यहाँ पर हम मार्केट शेयर को भी ला सकते थे। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के पैरामीटर्स आप आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का प्लॉटिंग कर सकते हो। तो हमने ये जो डायग्राम बनाई है इसमें हमने कौन से दो पैरामीटर्स सिलेक्ट किए, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रेप्यूटेशन ऑफ कस्टमर्स। तो ये डायग्राम अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्या इंडस्ट्री का इंसाइट मिलेगा, कंपनी कौन है, सिमिलर इनका प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, रेप्यूटेशन क्या है और रेंज ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ये जानकारी आपको इस स्ट्रेटेजिक ग्रुप से मिलेगी। तो आपको क्या डेटा चाहिए, आपको आउटपुट कौन से डेटा के बारे में जानकारी चाहिए, उन डेटा पॉइंट्स को आप यहां पर प्लॉटिंग करोगे, सिंपल बात। देन strategic insight. Strategists can analyze the market by making any number of scenarios like above to understand the competition. Thus, this analysis helps a business understand its competition in terms of two or more factors like reputation and range of products in this case in a single graphical representation. तो इस तरीके से strategic group mapping का important topic हमने revise किया है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कस्टमर्स। दूसरा स्ट्रेटेजिक ड्राइवर हमारा क्या आता है, कस्टमर्स। उसमें सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस के लिए अपने कस्टमर के बारे में जानकारी होना इंपॉर्टेंट क्यों है। Understanding the different types of customers to whom the organization's product or services are sold or provided is not only important but also the first step in deciding the product or service. तो पहले भाई साहब
जिनको आपको अपना सामान बेचना है, पहले उनके बारे में जानकारी तो हासिल करो, उनकी डिमांड क्या है, उनके डिज़ायर क्या है, कौन सी चीज़ उनको सेटिस्फाई करती है, फिर उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को बनाओ, मार्केटिंग कैंपेन डेवलप करो और फिर उनको प्रोवाइड करो। Different customers may have different needs and require different sales models और distribution channel। हर एक प्रोडक्ट की, हर एक कस्टमर की अपनी स्पेसिफिक नीड होती है, बिजनेसेस को उस स्पेसिफिक नीड को, उस स्पेसिफिक डिज़ायर को फुलफिल करना पड़ेगा। कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ हेडफोन्स ब्रांड। अब यहाँ पर इस इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए हेडफोन्स के बारे में हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। द कस्टमर्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर हाई वैल्यू बायर्स, मीडियम वैल्यू बायर्स एंड लो वैल्यू बायर्स based on the amount they are willing to spend on a product, thus helping the business understand their key customers and focus areas of improvement। अब यहाँ पर देखो ये एक सिनेरियो है, ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करके आप नंबर ऑफ सिनेरियोस बना सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर हमने क्या देखा है भाई साहब, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन थाउजेंड्स, तो यहाँ पर 0, 20,000, 40,000, 60,000, 80,000, ठीक है, ऐसे कस्टमर्स, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्लॉटिंग किया गया है कि भाई साहब 3,500 से लेकर 5,000 तक देने की कैपेसिटी वाले कस्टमर्स इतने हैं, यानी प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने वाले कस्टमर्स हमारे नियर अबाउट 40,000 हैं, ठीक है। देन मीडियम वैल्यू कस्टमर्स कितने हमारे मार्केट में, 1500 से लेकर 3500 तक की जो प्राइस रेंज है उसमें कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास, तो भाई साहब इन जनरल हमारे पास 50,000 के आसपास जो कस्टमर्स हैं वो 1500 से लेकर 3500 की रेंज तक खरीदने वाले हैं, क्या, हेडफोन ब्रांड। फिर लो वैल्यू कस्टमर्स यानी अंडर 1500 जो हेडफोन्स के लिए 1500 या उससे नीचे देने को तैयार है, वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है हमारे पास। तो नियर अबाउट हम ये मान के चलते हैं भाई साहब 71-72,000 कस्टमर्स ऐसे हैं जो लो वैल्यू प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो आपको क्या पता चला, हाई वैल्यू कस्टमर्स कितने हैं, मीडियम रेंज कस्टमर कितने हैं एंड लो वैल्यू कस्टमर कितने हैं। इसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर सकती है कि भाई साहब हेडफोन्स इनको बेचना है, इनके लिए हमें बनाना है या इनके लिए बनाना है। क्योंकि अगर आप पैसा ज़्यादा चार्ज करोगे तो क्वालिटी देनी पड़ेगी, फीचर्स देने पड़ेंगे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आप जेनेरिक प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ते हो। तो जिन कस्टमर सेगमेंट को आपको सर्व करना है उनके हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को रिफाइन करना पड़ेगा, उस तरीके से आपको कस्टमर सर्विस देनी पड़ेगी। तो इसीलिए पहले तो अपने कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग हासिल करो कि भाई साहब उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। Then, analyzing customer trends and profitability. As customers are often responsible for the generation of profits obtained by an organization, it is important to be able to collect and display data in order to show customer trends and profitability. तो भाई साहब कस्टमर्स के बारे में हमें क्या जानकारी चाहिए, कस्टमर ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स। Issues with customers can be identified and target areas for growth can be pursued based on the findings. Then कस्टमर वर्सेस कंज्यूमर। अब यहाँ पर एक छोटा सा बहुत ही फाइन डिस्टिंक्शन डिस्कस किया गया है कि भाई साहब कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन होता है। अनदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। अ कस्टमर इज द वन हु बाइज अ प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कस्टमर वो होता है जो पैसे देके आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। अ कंज्यूमर इज द वन हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम्स द बॉट प्रोडक्ट और सर्विस, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि कस्टमर आपका फाइनल प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा, कस्टमर खरीदता है आपका प्रोडक्ट या सर्विस, वो आगे किसी और को भी बेच सकता है या किसी और को कंज्यूम करने के लिए प्रोवाइड कर सकता है। तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस जहां पर एंड होगा वो होगा आपका एंड कंज्यूमर, जहां पर कंज्यूम किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कस्टमर एंड कंज्यूमर का। अ कस्टमर कैन बी अ कंज्यूमर एंड वाइस वर्सा, बट फॉर स्ट्रेटेजी टीम्स, लेकिन जो स्ट्रेटेजी बनाने वाली टीम्स है, जो मार्केटिंग एंड सेल्स वाली टीम है, उनके लिए इन दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट देना आवश्यक होता है। But for strategy teams, especially marketing teams, it is important to understand the customer and consumer separately. अब वो important क्यों है, तो ये दो एग्जाम्पल्स आप देखो। एग्जाम्पल 1, अ पेरेंट यानी माँ या बाप या ग्रैंड
पेरेंट्स आपके। अ पेरेंट बाइंग स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फॉर देयर किड्स माइट बी द कस्टमर्स। अब जो पेरेंट है उनके बच्चे हैं तो पढ़ाई स्कूल में जाते होंगे, तो जो भी स्टेशनरी खरीदी जाती है पेरेंट उसके कंज्यूमर नहीं होते। पेरेंट कौन होंगे? कस्टमर होंगे। कंज्यूमर कौन होगा? बच्चे जो एजुकेशन अभी प्राप्त कर रहे हैं। बट consumers of stationery are the kids who would actually use it. Thus understanding both is important for the marketeers. Example 2, baby diapers are bought by parents, that is customers, who are willing to pay higher price for higher quality, while the real consumers are the babies who are more concerned about the comfort and ईजीनेस ऑफ द डायपर। अब जो बेबीज होती है भाई साहब उनको कोई होश नहीं होता है कि कौन सा डायपर सही है कौन सा डायपर गलत है, लेकिन अगर डायपर की क्वालिटी कम हुई तो जो बेबीज होते हैं उनकी बॉडी जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत टेंडर बॉडी होती है। तो क्या होगा, आपके बेबीज के बॉडी के ऊपर आपको रैशेस मिलेंगे, कुछ स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सारा ध्यान किसको आएगा? पेरेंट्स को ही देखना पड़ेगा। पेरेंट्स क्या देखेंगे भाई साहब, बेबी कंफर्टेबल है या नहीं है, बेबी के बॉडी के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस हिसाब से फिर डायपर के ब्रांड्स को डिसाइड किया जाता है। ठीक है। Baby diapers are bought by parents, that is customers, who are willing to pay higher price for higher quality, while the real consumers are the babies who are more concerned about the comfort and easiness of the diaper। तो बच्चों को क्या आता है भाई साहब? बच्चों को बोलना तो आता नहीं है, जो डायपर पहनने वाले बच्चे होते हैं। अब वो क्या करेंगे? वो रोएंगे, थोड़ा सा अनईजीनेस दिखाएंगे, टेंट्रम्स थ्रो करेंगे, तो पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। Then who are more concerned about the comfort and okay, if babies do not accept the product, that is if consumers aren't satisfied, it is difficult to retain the buyer, that is consumers as well। अगर अपने बच्चों को कुछ तकलीफ होती है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से, तो पेरेंट्स गारंटी के साथ लिख लो, जिंदगी भर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदेंगे नहीं और अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं करेंगे ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज को जिनकी वजह से उनके बच्चों को तकलीफ होती है। तो एग्जाम्पल 2 इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर। क्योंकि भाई साहब मोस्ट केसेस में जो कस्टमर होता है वो डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट या सर्विस कौन सी खरीदेंगे, उसके लिए कितना पैसा हमें देना है। From a pricing perspective, the customer is of more importance, and from value creation and design usability, consumer needs to be kept at the center of the decision making। तो भाई साहब जब आप कस्टमर की बात करते हो तो वैल्यू क्रिएशन देना पड़ेगा, एंड डिज़ाइन एंड यूजेबिलिटी को अगर आप ध्यान में रखना चाहते हो तो कंज्यूमर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर एंड कस्टमर इनका डेटा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के ऊपर, जो है हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज। मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट स्टैंड्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। सिंपल मीनिंग, एकदम बेसिक। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द कंपनी ऑफर्स टू द टारगेट मार्केट। देन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स। Key questions. Products and services are closely linked and interrelated with the markets that the organization wants to serve. In this component of strategic drivers analysis, business identifies the key products or services that the organization offers and how those products and services are performing। तो प्राइमरी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, या आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में जितने भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप मार्केट में सप्लाई करते हो उनको आइडेंटिफाई करो और भाई साहब उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करो। की क्वेश्चंस इट अटेम्प्ट्स टू आंसर इज व्हाट बिजनेसेस आर वी इन, यानी हम किस नेचर के बिजनेस में है, कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर कंपटीशन इन ईच प्रोडक्ट और सर्विस वी सर्व। यानी मार्केट में कस्टमर केवल हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे तो हमारा कंपटीशन एकदम जीरो होना चाहिए मार्केट में। हम कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करें ताकि हमें ये आउटकम मिल सके। ठीक है, तो ये दो की क्वेश्चन है आपका, व्हाट बिजनेसेस आर वी इन एंड व्हाट शुड बी डन टू विन ओवर कंपटीशन इन ईच प्रोडक्ट और सर्विस वी सर्व। Then product management. Strategies are needed for managing existing product over time, adding new ones and dropping failed products। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में तीन बातें होती है भाई साहब। पहले एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उनको सही तरीके से मैनेज करो, मार्केट एनालिसिस करो, और अगर
कोई नए प्रोडक्ट आपको ऐड करने हैं तो नए प्रोडक्ट को ऐड करो, या फिर जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट हो चुके हैं उनको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से हटा दो. Strategic decision must also be made regarding branding, packaging, and other product features such as warranties. There are products that have a wide range of quality and workmanship, and these also change over time since products and markets are infinitely dynamic. भाई साहब, बिजनेस एनवायरनमेंट एकदम डायनामिक होता है. कंज्यूमर ट्रेंड्स, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस कब चेंज हो जाएंगे रातों रात कोई भी बता नहीं सकता. एन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कैप्चर सच डायनामिक्स थ्रू अ सेट ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज. तो आपके पास ऐसे टीम होने चाहिए, ऐसे एम्प्लॉयज होने चाहिए जो मार्केट के ऊपर नजर रखे और ध्यान से अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को रिफाइन करते रहे. Some products have consistent customer demand over long period of time while others have short life spans. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में 1, 2 और 3 मुद्दों में आप क्या देखोगे? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सही तरीके से मैनेज करो, नए प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करो, और फेल्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी रिसोर्सेज खर्चा नहीं करना है, उनको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो से हटा दो यानी ड्रॉप कर दो. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड फीचर्स को इंप्रूव करो, वारंटीज प्रोवाइड करो. देन मार्केट जो है वो डायनामिक होता है, इसलिए हमेशा मार्केट के ऊपर आपको वॉच रखना है. अलग अलग नेचर के डायनामिक्स, फीडबैक मैकेनिज्म्स, डेटा गैदर करो और कंसिस्टेंट कस्टमर डिमांड को मेंटेन करो. प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को किस तरीके से आप देख सकते हो? भाई साहब, प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमर है, प्रोडक्ट इसेंशियल है या लग्जरी है, प्रोडक्ट ड्यूरेबल है या पेरिशेबल है. तो ये आपके प्रोडक्ट के क्लासिफिकेशन हो गई. प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्ट्स can also be differentiated on the basis of size, shape, color, packaging, brand names, after sales service and so on. The list goes on. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस सीक टू हैमर इनटू कस्टमर्स माइंड दैट देयर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. ऑर्गेनाइजेशंस अपने ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कैंपेन से क्या कोशिश करती है? हैमर इनटू द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स दैट देयर प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. भाई साहब, हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग है, सबसे हटके है, जबकि ऐसा कोई चीज नहीं भी होगा, सेम प्रोडक्ट होगा. अब जैसे हम डिटर्जेंट पाउडर की बात करें, ओ भाई साहब, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल, बहुत अलग अलग चीज़ें होती है क्या? डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन का पाउडर. तो बेसिकली वो लोग कर क्या रहे? अलग अलग प्रकार के एडवर्टीजमेंट बना के कि कस्टमर के दिमाग में भर दो हमारा प्रोडक्ट सबसे अलग है. सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, एरियल, उसके बाद में टाइड, चौक गए बेटा, है ना, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, कस्टमर को दिमाग में बिल्कुल चीजें भर दो. तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है. इट डज नॉट मैटर वेदर डिफरेंशिएशन इज रियल और इमेजिनरी. अब वो रियलिटी में प्रोडक्ट डिफरेंट है या नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता. मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इस तरीके से करो कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे. Quite often, the differentiation is psychological rather than physical. It is enough if customers are persuaded to believe that the marketeer's product is different from others. For example, shampoos with different branding, namely Head and Shoulders, Olay, Old Spice, Pantene, are all produced by the same company, that is Procter and Gamble. Organizations formalize product differentiation through designating brand names to their respective products. अब differentiate करने का सबसे प्राइमरी तरीका क्या है? अलग अलग ब्रांड्स अलॉट कर दो, उनका ब्रांड आइडेंटिटी बनाओ. These are generally reinforced with legal sanctions and protection. Brands enable customers to identify the product and the organization behind it. The products and even firms' image is built around brands through advertising and other promotional strategies. Customers tend to develop strong brand loyalty for a particular product over a period of time. चौथा पॉइंट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट्स. अगर नया प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करना है
तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आप कौन से तरीके के यूज कर सकते हो. फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर एंटरिंग अ मार्केट नीड टू बी डिजाइंड फॉर दैट मैटर एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. तो जब भी आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाओगे किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, तो ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है. पहला, हैव अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट. दूसरा, प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट. रीजनेबल मार्जिन मतलब आपका जो कॉस्ट है तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी रीजनेबल होनी चाहिए. एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अब ये जो है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट आप किन चीजों से करोगे? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज से. Products and services need heavy investment in reaching out to customers. Over the years, a number of marketing strategies have been evolved, which are given to handle marketing strategically and fight the competition in the market. तो अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी देने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए आप नीचे बताए गई अलग अलग मेथड्स को यूज कर सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो. पहली स्ट्रेटेजी क्या है? सोशल मार्केटिंग. इट रेफर्स टू द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स seeking to increase the acceptability of social ideas, cause or practice among a target group टू ब्रिंग सोशल चेंज. सोशल मार्केटिंग किस लिए किया जाता है? सोशल चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए. सोशल चेंज क्या हो सकता है? फॉर इंस्टेंस, द पब्लिसिटी कैंपेन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग इन दिल्ली एक्सप्लेन द प्लेस वेयर वन कैन एंड वन कांट स्मोक एंड ऑल्सो इंडिकेट्स दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो सोशल मार्केटिंग कौन करता है? जनरली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो. क्यों? क्योंकि भाई साहब जनता में सिविक सेंस हमें डालना है. उसका एग्जाम्पल क्या बताया? जैसे दिल्ली हमारी कैपिटल है, तो कैपिटल में आप पब्लिक में स्मोकिंग नहीं कर सकते. तो उसके लिए 2 बातें आपको एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को कि ऐसे कौन से एरियाज है, पब्लिक प्लेसेस है जहां पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, और साथ ही में आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. तो सोशल मार्केटिंग सोशल चेंज को इनिशिएट करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए यूज किया जाता है. देन आता है आपका ऑगमेंटेड मार्केटिंग. This type of marketing includes additional customer services and benefits that a product can offer besides the core and actual product that is being offered. Augmented marketing मतलब क्या? आप core product तो बेच ही रहे हो, लेकिन साथ में आप सप्लीमेंट्री कुछ चीजें, कॉम्प्लीमेंट्री कुछ चीजें आप प्रोवाइड करते हो जिससे कस्टमर को अच्छा फील होता है. It can be in the form of introduction of high-tech services like movies on demand, online computer repair services, secretarial services, etc. Such innovative offerings provide a set of benefits that promise to elevate customer service to unprecedented levels. ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब क्या? आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है वो तो आप बेच ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अल्टीमेट लेवल की कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हो. तीसरी स्ट्रेटेजी, डायरेक्ट मार्केटिंग. मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया दैट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कंज्यूमर्स, जनरली कॉलिंग फॉर द कंज्यूमर टू make a direct response. Direct marketing includes catalog selling, email, telecommuting, electronic marketing, shopping and TV shopping. Then relationship marketing, the process of creating, maintaining and enhancing strong value laden relationship with customers and other stakeholders. भाई साहब अपने कस्टमर्स के साथ एक बढ़िया वार्मथ वाली रिलेशनशिप, एक पर्सनल फील उन्हें दो. फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस ऑफर स्पेशल लाउंजेस एट मेजर एयरपोर्ट्स फॉर फ्रीक्वेंट फ्लायर्स. अगर आप फ्रीक्वेंट फ्लायर है, बहुत ज़्यादा आप एयर ट्रैवल करते हो, तो जो एयरलाइन है वो आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत स्पेशल लाउंज का एक्सेस दे सकती है. Thus, providing special benefits to select customers to strengthen bonds. It can go a long way in building relationships. Services marketing. It is applying the concepts, tools and techniques of marketing to services. बेसिक चीज एकदम. सर्विसेज मार्केटिंग. प्रोडक्ट मार्केटिंग मतलब क्या? जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप क्या अप्लाई करोगे? कॉन्सेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग. अगर हम सर्विसेज मार्केटिंग की बात करते हैं तो भाई साहब मार्केटिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है, टूल्स एंड टेक्निक्स है, वो अपने सर्विसेज को बेचने के लिए यूज करो. Services is any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible. Services का नेचर कैसा होता है? जनरली intangible होती है, वो दिखती नहीं है. That is an experiential journey. Then this marketing requires
different marketing strategies since it has peculiar characteristics of its own such as inseparability, variability, etc. एग्जाम्पल क्या होता है देखो अभी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, स्विगी एंड जोमेटो इलिस्ट्रेट services marketing as they apply marketing concepts to deliver intangible service, food ordering and delivery. Their offerings are characterized by intangibility, inseparability, variability and perishability. The customer experiences the service in real time and its quality may vary depending on multiple factors such as delivery partner or restaurant performance. To address these challenges, they use distinct marketing strategies like discounts, loyalty programs, real-time tracking, and customer feedback systems. These efforts help ensure consistency, build trust, and enhance customer satisfaction in a highly competitive service industry. Then, पर्सन मार्केटिंग, पीपल कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। ये पर्सन मार्केटिंग आपको कहाँ पे दिखेगा, फिल्म स्टार्स के बारे में दिखेगा, उनका पीआर होता है, पॉलिटिशियंस के बारे में दिखेगा। तो जिनका भी जो खुद ब्रांड होते हैं, जैसे स्टैंड अप कॉमेडियंस हो गए, जो आर्टिस्ट हो गए, वो जनरली पर्सन मार्केटिंग को implement करते हैं। People can also be marketed. Person marketing consists of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior towards particular person. For example, politicians, sports stars, film stars, etc. that is market themselves to get votes or to promote their careers. ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, अब जैसा पर्सन मार्केटिंग होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग होता है। सिर्फ जो मेन एंकर होता है वो यहां पर पर्सन है और यहां पर ऑर्गेनाइजेशन है। It consists of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior of target audiences towards an organization. Both profit and non-profit organizations practice organization marketing. प्लेस मार्केटिंग, अब ये प्लेस मार्केटिंग जो है ये टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। प्लेस मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर प्लेसेस, से मार्केटिंग ऑफ बिजनेस साइट्स, टूरिज्म मार्केटिंग एक्सेट्रा। कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ए से लेकर आखिरी तक जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें हमारा सिद्धांत सेम है। Every marketing strategy includes activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior towards a particular product or service. ये हमारा बेसिक सिद्धांत है किसी भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का। मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड्स ऑफ टारगेट मार्केट। एनलाइटन मार्केटिंग, एनलाइटन मार्केटिंग मतलब क्या भाई साहब, इट इज अ मार्केटिंग फिलोसॉफी होल्डिंग दैट अ कंपनीज मार्केटिंग शुड सपोर्ट द बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम दैट इज बियॉन्ड प्रिवेलिंग माइंडसेट। इट्स 5 प्रिंसिपल्स इंक्लूड, एनलाइटन मार्केटिंग के ये 5 प्रिंसिपल होते हैं। पहला, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग यानी अपने प्रोडक्ट की एक अलग आइडेंटिटी तैयार करो। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी in which a firm decides to target several market segments and design separate offers for each. For example, Hindustan Unilever Limited has Lifebuoy, Lux and Rexona in popular segment and Dove and Pierce in a premium segment. तो भाई साहब अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पहले तो आइडेंटिफाई करो और फिर उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी तैयार करने के लिए डिफरेंशियल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अप्लाई करो। सिंक्रो मार्केटिंग, When the demand for a product is irregular due to season, अब क्या होता है, भारत में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज है जिनकी डिमांड सीजनल होती है और उसे कहा जाता है इररेगुलर डिमांड। Some parts of the day or on hour basis causing idle capacity or overworked capacity. जब डिमांड इरेगुलर होती है तो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको प्रॉब्लम फेस होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कब डिमांड बढ़ेगी कब डिमांड कम हो जाएगी, तो रॉ मटेरियल कैसा मेंटेन करेंगे, इन्वेंट्री कैसा मेंटेन करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर आप सिंक्रो मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज टू फाइंड वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्रमोशन एंड अदर इंसेंटिव्स। तो जब आपकी डिमांड कम है तो आप क्या करोगे भाई साहब, प्राइसिंग को कम कर दो, प्रमोशनल ऑफर्स लगाओ या फिर इंसेंटिव प्रोवाइड करो।
जैसे आप देखोगे फूड इंडस्ट्री में सिंक्रो मार्केटिंग यूज किया जाता है मेजरली कैफेज में। कैफेज में क्या होता है भाई साहब, दोपहर को 12 से 4 बजे तक वो हैप्पी आवर्स होते। हैप्पी आवर्स में जाके वहां पर आप कोई भी स्पेसिफिक मेन्यू होगा या फिर पूरे मेन्यू के ऊपर हैप्पी आवर्स एप्लीकेबल है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट उनका फूड प्रोडक्ट कम प्राइसिंग में, डिस्काउंटेड प्राइसिंग में आप ले सकते हो। जब रश आवर होता है तब रेगुलर प्राइसिंग होती है कैफेज या फूड आउटलेट्स में, और जब डिमांड कम होती है दोपहर के समय में तो वो आप प्रमोशनल ऑफर्स रन करते हैं। उसे कहा जाता है सिंक्रो मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्ट्स सच एज मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइसेस ओवर वीक डेज टू जनरेट डिमांड। तो फूड प्रोडक्ट्स एंड मल्टीप्लेक्सेस का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिया। फिर आपका आता है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इट इज अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच firm goes after a large share of one or few sub markets। भाई साहब बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हमारा फोकस नहीं है। हमारा अगर ये मार्केट है हमारा, तो मार्केट में ये जो एक सेगमेंट है इसी के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ नीश मार्केटिंग। एग्जाम्पल, रोलेक्स वॉचेस। अब ये जो नीश मार्केटिंग है, रोलेक्स एक बहुत ही एक्सक्लूसिव ब्रांड है, सब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और सब लोगों को वो कंपनी अपनी वॉच बेचती भी नहीं है। तो देखो भाई साहब, रोलेक्स follows a concentrated marketing strategy by focusing exclusively on the luxury watch segment. Instead of targeting the entire watch market, Rolex concentrates on a niche of high-income consumers who value prestige, क्राफ्टमैनशिप एंड एक्सक्लूसिविटी। अब देखो रोलेक्स ने अपना नीश क्या बनाया है, प्रेस्टीज, क्राफ्टमैनशिप एंड एक्सक्लूसिविटी, ये 3 पिलर्स है उनके। ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स, प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर टेलर्ड टू अपील दिस नैरो बट प्रॉफिटेबल सेगमेंट। सेगमेंट उनके कस्टमर लिमिटेड है लेकिन हाई वैल्यू है उनके प्रोडक्ट की, तो प्रॉफिट वो आराम से बना लेते हैं। दिस अलाउज रोलेक्स टू डोमिनेट द नीश मार्केट, मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज एंड अचीव हाई प्रॉफिट मार्जिन इवन दो इट्स कस्टमर बेस इज रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू मास मार्केट वॉच ब्रांड्स। फिर भाई साहब आगे हमारा आता है डी मार्केटिंग, विच इज द लास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। डी मार्केटिंग मतलब क्या, आप ऐसा मार्केटिंग करो कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड या तो पूरी तरीके से खत्म हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए। डी मार्केटिंग इंक्लूड्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस डिमांड टेम्पररीली और परमानेंटली। The aim is not to destroy demand but only to reduce or shift it. This happens when there is overfull demand. For example, buses are overloaded in the morning and evening. Roads are busy most of the time. Zoological parks are overcrowded on Saturdays, Sundays and holidays. Here, demarketing can be applied to regulate the demand. अब आता है हमारा आखिरी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सो कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल, सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। चैनल्स आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड इट्स सर्विस। ठीक है भाई साहब, सिंपल चीज़। चैनल का मतलब क्या होता है, एक प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसका यूज करके एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में पहुंचाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ चैनल्स। To understand the concept of channels, let us see some examples of how the following companies distribute their products or services. तो लैक्मे, ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाली कंपनी है, सेल्स इट्स प्रोडक्ट वाया रिटेल स्टोर्स, इंटरमीडियरी स्टोर्स लाइक नाइका, वेस्टसाइड, रिलायंस ट्रेंड्स as well as online mode like Amazon, Flipkart, Nykaa, etc. Then Boat headphones, only online via e-commerce platforms like Flipkart and Amazon. Coca-Cola, retail shops across the nation in each district, each town as well as online mode via Dunzo, Blinkit, etc. तो लैक्मी कौन से चैनल्स यूज करती है, रिटेल स्टोर्स, इंटरमीडियरी स्टोर्स, ऑनलाइन मोड। बोट एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। कोका कोला रिटेल, होलसेल एंड ऑनलाइन सब कुछ यूज करते हैं। तो ऑल possible channels are used by these companies. All the above are the channels via which companies sell their products and services to the customers. The wider
The wider and stronger the channel, the better position a business has to fight and win over competition. तो आप जितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने डेवलप करोगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके अपने कस्टमर तक पहुंचने के बनते हैं, और ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में दिखे, और जो दिखता है वही बिकता है, तो आपके सस्टेन करने के, प्रॉफिट कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑल्सो हैविंग रोबस्ट चैनल्स ऑफ बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स keep new players away from entering the industry, thus acting as barriers to entry. फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ चैनल्स. देयर आर टिपिकली 3 चैनल्स दैट शुड बी कंसिडर्ड. 3 प्रकार के चैनल होते हैं: सेल चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल. सबसे पहला द सेल्स चैनल. These are the intermediaries involved in selling the product through each channel and ultimately to the end user. The key question is who needs to sell to whom for your product to be sold to your end consumer. यानी बेसिकली होलसेलर, रिटेलर, कमीशन एजेंट, ब्रोकर एजेंट, डोर टू डोर सेल्स पर्सन, तो ये आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली बनाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेनी फैशन डिजाइनर्स यूज एजेंसीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट consumers can access them. The product channel. The product channel focuses on the series of intermediaries who physically handle the product on its path from its producer to the end user. यानी point of origin, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल एंड कंज्यूमर तक ये जो चैनल पहुंचाता है, जैसे कुरियर एजेंसीज हो गई, ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज हो गई, वेयर हाउसिंग हो गया, ये सारा का सारा इस चैनल में आता है, विच इज प्रोडक्ट चैनल. दिस इज ट्रू ऑफ ऑस्ट्रेलिया पोस्ट. अब ये ऑस्ट्रेलिया पोस्ट आपका एक एग्जाम्पल है टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट चैनल. This is true of Australia Post, who delivers and distributes many online purchases between the sellers and purchaser when using eBay and other online stores. फिर आता है आपका द सर्विस चैनल. द सर्विस चैनल रेफर्स टू द एंटिटीज दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट एज इट मूव्स थ्रू द सेल्स चैनल एंड आफ्टर परचेसेस बाय द एंड यूजर. द सर्विस चैनल, इसमें सारा का सारा कस्टमर सर्विस, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आती है. द सर्विस चैनल इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलेशन और कस्टमर असिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉश डिश वॉशर मे बी सोल्ड इन अ बॉश शोरूम. ठीक है, अब ये जो डिश वॉशर है ये आपको शोरूम में बिकेगा, लेकिन एक बार सेल होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लम्बर होगा या फिर जो इंजीनियर होगा वो आके आपका डिश वॉशर इंस्टॉल करके देगा. शोरूम वालों की जिम्मेदारी केवल और केवल मटेरियल बेचना है. ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड सर्विस की जिम्मेदारी शोरूम वालों की नहीं होती है. तो ये आपका सर्विस चैनल हो गया. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ चैनल एनालिसिस. चैनल का एनालिसिस करना, उसे समझना, उसके बारे में डेटा गैदर करना, ये किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? Channel analysis is important when the business strategy is to scale up and expand beyond the current geographies and markets. अगर आपको बस बड़ा बिजनेस बनाना है, एक्सपांशन करना है, तो आपको चैनल एनालिसिस करना पड़ेगा. When a business plans to grow newer markets, they need to develop or leverage existing channels to get new customers. Thus, analysis of channels that suit one's products and customers is of utmost importance. अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले हेल्थ केयर ब्रांड है, फिर सॉफ्ट ड्रिंक वाली कंपनी है, और फिर टूरिज्म वाली कंपनी है. इफ अ हेल्थ केयर ब्रांड वांट्स टू रीच आउट टू एल्डरली कस्टमर्स, यानी जो सीनियर सिटीजन है उनको अगर आप अपना मेडिसिन, वैक्सीन या कोई सपोर्ट बेचना चाहते हो, एल्डरली कस्टमर्स तक पहुंचना चाहते हो, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? दे नीड टू बी मोर फोकस्ड ऑन ऑफलाइन मोड ऑफ बिजनेस वेयर एजेंट्स रीच आउट फिजिकली टू द एल्डरली एज मोस्ट ऑफ देयर पोटेंशियल कस्टमर्स, दैट इज द ओल्ड एज पीपल, आर नॉट एक्टिव ऑन स्मार्टफोन्स. भाई साहब देखो, एक्टिव सब लोग रहते हैं, लेकिन उनका भरोसा जो होता है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनका डायरेक्ट फिजिकल कम्युनिकेशन के ऊपर ज़्यादा उनका भरोसा होता है. तो आपको, अगर आप हेल्थ केयर ब्रांड हो और आपका ये टारगेट मार्केट है, तो आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा. एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ न्यू ड्रिंक ब्रांड वॉन्ट्स टू एक्वायर कस्टमर्स,
They need to place their product via every channel possible to get more attraction from customers, like placing their drinks in stores and shops alike, offering competitive campaigns to create awareness via online modes, that is social media and so forth. अब ये जो ड्रिंक ब्रांड होता है, कोई एनर्जी ड्रिंक बेचता है, कोई सॉफ्ट ड्रिंक बेचता है, ठीक है, कोई जूस कंपनी होती है, तो भाई साहब कंपटीशन बहुत है, मार्केट लिमिटेड है। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन लेते हो, किस तरीके का चैनल यूज करते हो, ताकि आप अपने सेगमेंट में ग्रो कर सको। तीसरा एग्जाम्पल, एवर बीन टू हिल स्टेशन और अ डेजर्ट और far off location on vacation and still had access to bottled water and cold drinks? This is possible because of strong channels of distribution. आप हिल स्टेशन पे जाते हो, किसी रिमोट लोकेशन पे जाते हो वैकेशन के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको पीने का पानी और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाता है ना, बॉटल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है। तो किस वजह से मिलता है? बिकॉज ऑफ strong distribution channel. Some of the most renowned brands who have created competitive advantage in channels are Coca-Cola, HUL, Patanjali, Asian Paints, Ola, to name a few. Thus, channels, the partners in growth, play a crucial role in internal strategic alignment. और इस वजह से मित्रों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में एक मैनेजर को जानकारी होनी चाहिए, जिसका काम होता है अपने बिजनेस की ग्रोथ को इंश्योर करना। इस तरीके से मित्रों हमारा जो टॉपिक नंबर 3.3 है स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स, उसका कंप्लीट रिवीजन हमारा समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सही तरीके से रिवीजन करिए, ताकि जनवरी 2026 में सीए इंटरमीडिएट का एटलीस्ट आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये इंश्योर करे कि भाई साहब एग्जामिशन तो आपको मिल ही जाना चाहिए।